दोस्तों, तो आज स्टार्ट करेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थ विकास क्षेत्र कक्षा में शिक्षक के निहितार्थ और मनोवैज्ञानिक और उनका शिक्षा में योगदान और विद्यालय प्रभावशीलता। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपकी लैटिन भाषा से हुई है। मनोविज्ञान शब्द में साइको का अर्थ होता है साइको प्लस लोगोस। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है साइंस का यानी अध्ययन करना। लोगोस मतलब अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स के मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर उनका स्वतंत्र विद्या का रूप दिया था, इसीलिए इसे अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, विलियम जेम्स को। लैटिन शब्द साइको का अर्थ होता है आत्मा। मनोविज्ञान अध्ययन है, तो आपके व्यवहार विज्ञान का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा व्यवहार का शुद्धिकरण है, और शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की शाखा है जो 20वीं शताब्दी में अमेरिका में पैदा हुई थी। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है, तो आप मानव व्यवहार का अध्ययन है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो आपका ये आपका व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कथन किसका है, तो ये आपका वाटसन का है। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है, तो आपके यहाँ पर देखें अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। अब देखिए निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके अंदर आपका आत्मा के विज्ञान के रूप में है, तर्क के विज्ञान के रूप में नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में और चेतना के मनोविज्ञान के रूप में। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार के ढंगों को अपनाता है। ये वाटसन का कथन है। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान है, तो आपका अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये फर्स्ट नंबर असत्य रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है, लेकिन ये दोस्तों प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विषय विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों को जानकारी देता है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो यह आपका मानक विज्ञान है। मानक विज्ञान ये आपका मनोविज्ञान नहीं है। ठीक है ना। मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा है, शिक्षा का विज्ञान है और एक धनात्मक विज्ञान है, लेकिन मानक यानी नॉर्मल विज्ञान नहीं है। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित होता है, तो आपके अधिगमकर्ता अधिगम स्थितियों और अधिगम प्रक्रिया सभी से संबंधित होता है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को मानता है, एक विज्ञान मानता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है तो आपका देखो शिक्षक से है, शिक्षण से है, कक्षा का वातावरण से, विद्यार्थी सभी से है। शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि दोस्तों शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है, तो ये वुडवर्थ का है दोस्तों। ठीक है ना। वुडवर्थ, पहले मैंने वर्सन बोल दिया था, सॉरी दोस्तों, वुडवर्थ का है। ठीक है ना, वुडवर्थ का है। तो स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर की परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान की वैसा का है जो अध्ययन एवं सीखने से संबंधित है। और पिल महोदय कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को उनके अपने विद्यार्थियों के विकास को समझने, उनकी क्षमताओं की सीमाओं को विस्तार को जानने और उनके सीखने की इस प्रक्रिया में अवगत होने में सहायता करता है। एच जुड कहते हैं जन्म से लेकर परिपक्वता तक के विकास के क्रम में प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, उनकी व्याख्या या विवेचन करने वाले विज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, जुड़ कहते हैं। ठीक है ना। क्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन करता है। कॉल सैनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों के परिणामों का शिक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोग है। स्टीफन कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, स्टीफन का है। और प्रोफेसर ड्रो कहते हैं शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वैसा का है जिसमें मनोविज्ञान सिद्धांतों खोजों के प्रयोग के साथ साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में से संबंधित होता है। अगर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की वैसा का है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, तो आपको स्किनर की है। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के संबंधित संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा दी थी आपका स्किनर ने दी थी। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने से अनुभव का वर्णन व्याख्या करती है, तो क्रो करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी, यह ए पिल ने की थी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, तो ये परिभाषा पिल की है। फिर मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति के योग देता है, तो आपका ये कुपोस्वामी का है। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाला मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो
एल सिकरो का परिभाषा ये निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो यह शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उनकी योग्यता या सीमाओं को परिचित कराता है। सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत एवं नियमों को स्थापित करता है। ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता है। ये उसका सही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र के अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। यह भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करते, भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। ये दोस्तों सही नहीं है, ठीक है ना। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है तो बालक का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है तो आपका ये आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है, जबकि अनुप्रयुक्त विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है। अनुप्रयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड, व्यवहारिक है बिहेवियर, और सामाजिक है सोशल साइंस, ठीक है ना। आदर्शमूलक नहीं है, ठीक है ना। मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, पर्यावरण मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, मनोमिति मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इनमें से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है तो व्यक्ति की समानता ही आपका शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीति मनोविज्ञान और विकृत या मनोविज्ञान, असामान्य विज्ञान सभी आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। स्टार लगा हुआ है। इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो आर्थिक मनोविज्ञान ही आता है दोस्तों, ठीक है ना। इनमें से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो आपको देखिए दोस्तों, बालकों के मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में सही है। शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है। छात्रों को अभिप्रेत करने में उपयोगी है। पशुओं पर प्रयोग करने के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? तो शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन, मानसिक स्वास्थ्य सभी आते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है तो विकासशीलता है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? तो आपका धनात्मक मनोविज्ञान करता है और व्यवहारगत मनोविज्ञान करता है। परिशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान एक आधारभूत कार्य करता है। छात्रों की समस्याओं, व्यवहार, आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करता है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? तो अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन संगठन करना, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना, ये सभी है। लेकिन असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्ति को समझाना ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? तो अनुशासन बनाए रखने में सहयोगी है, कक्षा में समस्याओं का समाधान करने में सहयोगी है, आंकलन मूल्यांकन में सहयोगी है। तो आपके सभी सही है दोस्तों, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना दोस्तों। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर शिक्षार्थी को जानने में सहायक है, शिक्षार्थी को स्वयं को जानने में सहायक है, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक है, शिक्षण की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। उपरोक्त सभी सही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है तो आपका देखो दोस्तों, विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में। उपरोक्त सभी में सही है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है तो अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्कृतियों से, सभी के लिए है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, इसीलिए क्योंकि शिक्षा बालक के खालिस्तान में परिवर्तन लाना चाहती है तो व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है तो बाल केंद्रित बना दिया है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है तो स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए। एक व दोनों सही है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है तो बालक विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव एवं व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में उपरोक्त सभी में करता है। मनोविज्ञान के शिक्षण के लिए उपयोगिता, विषय वस्तु का चयन, आयोजन, आत्मज्ञान प्राप्त करने में, छात्रों को जानना, सामाजिकता प्राप्त करने हेतु, शिक्षण पद्धतियों में ज्ञान हेतु, छात्रों के निर्देशन हेतु, मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु, विशिष्ट छात्रों की समस्या समाधान हेतु, प्रयोग या अनुसंधान हेतु, अनुसंधान स्थापित करने हेतु, मानव संबंधों में सुधार हेतु, अध्यापन की कला और तकनीकी सुझाना, रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में सहायक, समस्यात्मक बच्चों की सहायता करना,
बच्चों को जानने में शिक्षकों को सहायता देना, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं को ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, उपरोक्त सभी रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की सहायता करता है। तो दोस्तों ये आपके स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, शिक्षण कक्षा की समस्या को जानने उपरोक्त सभी में करेगा। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है स्वयं के ज्ञान तैयारी में, बच्चों के चरित्र विकास में, उच्च शिक्षण विधियों के उपयोग में उपरोक्त सभी में करेगा। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता किस क्षेत्र में है, वह है तो आपकी उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा की समस्याओं के समाधान में उपरोक्त सभी में रहेगी। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। उपादेयता क्या रहेगी दोस्तों इसके अंदर? स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए उपरोक्त सभी रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सही नहीं है? तो अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने, व्यक्तिक विभिन्नताओं को पहचानने में और कक्षा की समूह गतिविधि को जानने में उपरोक्त सभी रहेगा। और इसके अंदर यह अधिगम की क्षमता बढ़ाने में यह नहीं रहेगा, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे की प्रशंसा करके कमज़ोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना, तो ये दोस्तों ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कक्षा में प्रथम आने वाले बालक को कमज़ोर बालकों की सहायता देने का अवसर देना, ये रहेगा। कमज़ोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना, ये सही रहेगा। कमज़ोर बालकों की प्रशंसा करके अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, यह भी रहेगा। लेकिन इन चारों के अंदर दोस्तों ये 2 नंबर गलत रहेगा, ठीक है ना। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है तो आपका बाल केंद्रित बना दिया है। मनोविज्ञान शिक्षा में उपयोगिता बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षण विधियों में क्रांति है, पाठ्यक्रम का नया रूप है, सहायक सामग्री का प्रयोग है, दिगम प्रक्रिया में सुधार है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, सहगामी क्रियाओं पर बल है, विद्यार्थी शिक्षण संबंधों में बदलाव है, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है तो आपका बालक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। तो ये दोस्तों आपका अध्यापक अधिगमकर्ता एक व्यक्तिक रूप में होता है, ठीक है ना, एक व्यक्तिक रूप में होता है। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना चाहिए, होना है। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना है। यह आपका छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित होना है दोस्तों, ठीक है ना। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना किसके द्वारा की थी? विलियम वुंट के द्वारा। 1879 में जर्मनी के लीपजिंग शहर की कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता ने सेन गुप्त के द्वारा बनाई गई थी। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपकी लीपजिंग शहर में। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब बनी थी? 1879 के अंदर। जर्मनी के विल्हेम वुंट जाने जाते हैं तो आपकी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जाने जाते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था? तो आपका मार्गरेट मीड ने किया था। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है तो वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद पुस्तक लिखी गई थी। वाटसन की पुस्तक है बिहेवियर इन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ठीक है ना। एक ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो C.W. बियर्स के द्वारा लिखित है। ए माउंड दैट फाउंड इट सेल्फ, तो आपकी C.W. बियर्स के द्वारा। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम पुस्तक लिखित है तो विलियम वुंट के द्वारा है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी तो विलियम जेम्स के द्वारा। विलियम जेम्स का जन्म न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में एक धनी और प्रतिभाशाली परिवार में हुआ था। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का एक अग्रदूत माना जाता है। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए तो विषय वस्तु में विद्यार्थी दोनों का। विद्यार्थी हेतु शिक्षण प्रभावी बन सकता है यदि वह पाठ बार बार दोहराए, विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए। तो 2 नंबर सही रहेगा दोस्तों। विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए और पाठ को पढ़कर विद्यार्थी सीखे, यह गलत है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक हैं? तो पाठ्यचर्या है, शिक्षक है, प्रबंध तंत्र है, सभी रहेगा। विद्यालय प्रभावशीलता का देखें, इसके अंदर आपका मानवीय संसाधनों के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, छात्र विभाग और समाज प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं। भौतिक संसाधनों के अंतर्गत भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि आते हैं। मुदाली आयोग के अनुसार भारत में विद्यालयों को एक सा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए जहां छात्रों को प्रेरणादायक पर्यावरण उपलब्ध हो। टी नन के अनुसार एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन का अंग है जिनका विशेष कार्य है इनकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उनकी ऐतिहासिकता की निरंतरता को बनाए रखना, उनकी भूतकाल की समस्याओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी रखना। एक राष्ट्र के विद्यालय
उनके जीवन के अंग है, जिनका कार्य विशेष कार्य है, जिनकी उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ करना, उनकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की समस्या सफलताओं को सुरक्षित करना और उनके भविष्य की गारंटी करना। यह खुद कथन किसके द्वारा किया गया था? यह आपका टी पिनजोनन है, उनके द्वारा दिया गया था। जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो आपके सराहना करेंगे उनकी। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, तो सहगामी उत्तरदायित्व है। सामूहिक शैक्षणिक मार्ग निर्देशन का कौन भाग नहीं है? तो आपका दोस्तों ये समूह है। समूह में अनुस्थापन ये रहेगा। मनोवैज्ञानिक जांच समूह रहेगा। व्यक्तिक अध्ययन ये नहीं रहेगा। समूह में प्रोफाइल बनना नहीं रहेगा। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझाना तथा उसके व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। एक क्या है? शिक्षक है। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से उसकी किसकी विशेष भूमिका है? तो आपकी देखो, विद्यालय भवन की है, पुस्तकालय की है, खेल के मैदान उपरों सभी की है। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जबकि जब अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ठीक है ना। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। सही रहे। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जिसे गणित तथा जैसा कि गणित और भौतिक विज्ञान, ये आपका गलत रहेगा। देखो, शुद्ध विज्ञान नहीं आपका। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में संबंधित नहीं है? तो रायबर्न के अनुसार बच्चे और शिक्षक के संबंध, बच्चे और समाज के संबंध, शिक्षक और विषय का संबंध ये नहीं है दोस्तों, विषय और बच्चे के संबंध ये रहेगा। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो आपके देखें, प्रयोगात्मक विधि है, उपचारात्मक विधि है और निरीक्षण विधि है, लेकिन आपकी आत्म निरीक्षण विधि आपकी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ठीक है ना। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है, तो उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य है, तो बेहतर शिक्षा, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार का अध्ययन और बाल विकास, इसका स्टार रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो शिक्षा का संबंध संपूर्ण मानव जीवन है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक वातावरण में व्यवहार के अध्ययन तक सीमित है। समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं कि एक चिंतन प्रक्रिया पर आधारित होती है। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। एक शिक्षक को क्या करना होता है? जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इस शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देने चाहिए। गलत है दोस्तों। ठीक है ना। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है और उसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। उसके बाद देखें, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध करना चाहिए। ये भी दोस्तों इसका ठीक नहीं है, तो मुझे ये भी ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों। ठीक है ना। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, तो आपका देखिए व्यवहार से संबंधित है। ये निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? ये क्या बाधित नहीं करता? तो आपका देखो, मोर्चाबंदी नहीं करती। ठीक है ना। मोर्चाबंदी नहीं करती है। आपकी समस्या समाधान में क्या बाधित नहीं करता? मोर्चाबंदी। इसके अंदर अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता और आपकी निर्धारिता सभी करती है, मोर्चाबंदी नहीं करती है। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया था वो आते सिगमंड फ्रायड थे। परिवार बच्चों को निम्न प्रकार की शिक्षा देता है, तो आपकी अनौपचारिक शिक्षा देता है। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? तो जीवन कौशल शिक्षा है किशोर उपागम के अंदर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका वाटसन व्यवहारवादी हैं, जॉन ड्यूवी संरचनावादी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास से है और वर्दीमर आपका गेस्टाल्टवाद है। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, तो विशेष विकास के विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में उपयोग सभी के अंदर। जब भी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, तो आपका व्यवहार का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? तो अंतर्दर्शन विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्राचीनतम विधि अंतर्दर्शन विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि में स्वयं के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के प्रशिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? तो आपका मनोविज्ञान विभाग खोला है।
शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित होता है तो आपका अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से और अधिगम प्रक्रिया से उपरोक्त सभी से रहेगा। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो आपका अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। निम्न में से कौन सा समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो शैक्षिक पिछड़ापन आता है, ठीक है ना दोस्तों। निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान नहीं है? तो आपका देखें यहाँ पर जॉन डीवी, वाटसन, हॉल और स्किनर। तो वाटसन, हॉल और स्किनर आपके मनोवैज्ञानिक है, जबकि जॉन डीवी नहीं है। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक थे तो आपके वर्दीमर और अन्य थे। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले थे तो मूल प्रवृत्ति आपकी मैकडूल की है। छात्र के सामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? तो अब व्यक्ति इतिहास प्रणाली का है। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्र क्षेत्र नहीं है, नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। तो आपका देखें यहाँ पर अधिगम विषय वस्तु नहीं है, अधिगम करता है, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थिति है। निम्न में से कौन सा एक वाद या शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है? तो आपका ये प्रकृतिवाद है। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तत्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यह आदर्श वाक्य है तो आपका गांधी जी का है। विस्तार शिक्षा का उद्देश्य होता है तो लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना। एम्सनिगर डी के अनुसार एक शिक्षा है और उसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है, तो विस्तार रहेगा दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो अनुपातिक मापन का किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसी स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो आपका अनुपातिक मापन का किया जाता है, जिसके अंदर क्रम सूचक मापनी का, नामिक मापनी का और समय अंतराल मापनी किया जाता है, लेकिन अनुपातिक मापनी का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है? तो आपके देखें व्याख्यान विधि नहीं है, प्रयोजना, समस्या समाधान ये रहेगी। जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहते हैं तो आपकी कहानी कथन होती है। बाल मनोविज्ञान संबंधित होता है तो आपके विकासात्मक अवस्था से बालक की सामाजिक अंतःक्रिया से परिपक्वता व अनुशासन अनुवांशिक प्रभाव से उपरोक्त सभी से। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका देखिए सामाजिक कौशल का विकास करना आता है, नागरिकता की शिक्षा आती है, समूह में समायोजन की क्षमता का विकास आता है, लेकिन संगीत अभिक्षमता का विकास ये नहीं आता है। जॉन डीवी ने कहा था कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है और शिक्षा मनोविज्ञान एक सहायक होता है तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित होता है। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है तो आपका खेलों का प्रशिक्षण नहीं है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित होता है तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है? तो शिक्षा अभिकरण आपका संसद नहीं है, जबकि घर, विद्यालय और मीडिया है। विद्यालय के वास्तविक वातावरण में शिक्षा के सिद्धांतों का परीक्षण करने को किस मनोवैज्ञानिक ने क्रिया अनुसंधान का उद्देश्य माना है? तो एंडरसन ने माना था। विद्यालय के वास्तविक वातावरण में शिक्षा के सिद्धांतों का परीक्षण करने को किस मनोविज्ञान के ने क्रिया अनुसंधान का उद्देश्य माना? तो एंडरसन ने माना है। व्यवहारवाद का पिता जन्मदाता कौन है? तो आपका जे वाटसन है। व्यवहारवाद के जन्मदाता जे बी वाटसन है और 19वीं शताब्दी तक चेतना के अवयवों का अध्ययन ही मनोविज्ञान का अध्ययन माना जाता था। चेतना की रचना का अध्ययन करने वाले संप्रदाय चेतना रचनावादी कहलाता था। तो यहाँ पर आपका व्यवहारवाद का पिता जन्मदाता आपके जे बी वाटसन माने जाते हैं। शिक्षा व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो आपका जॉन वाटसन ने दिया था। व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर क्या है? तो आपका व्यवहार के रूप में है। आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से, तो आपका व्यवहारवादी उपागम से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? तो आपका व्यवहारवाद ने दिया है। निम्न में से व्यवहारवादी नहीं है तो आपका सिगमंड फ्रायड नहीं है, जबकि जेबी वाटसन है, अब स्किनर है और आपका पावलोव है। ये आपके व्यवहारवाद के अंदर आते हैं। स्किनर वाटसन पावलोव व्यवहारवादी है, जबकि सिगमंड फ्रायड आपका मनोविश्लेषणवादी है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक देखें यहाँ पर पावलोव है, थार्नडाइक, स्किनर, जबकि आपका ब्रूनर नहीं है, संरचनावादी है। मनोविज्ञान के कौन से समूह में महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया था? मनोविज्ञान के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया था? तो व्यवहारवादी ने किया था। सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका समानतः अदा करते हैं तो आपका विद्यार्थी संगठन करता है। शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ होता है तो शिक्षा का समन्वित रूप होता है। शैक्षिक अवधारणा शिक्षा का समन्वित रूप। शिक्षा नवोन्मेष का तात्पर्य है। शिक्षा नवोन्मेष का तात्पर्य है तो शिक्षण तकनीक को नवीन साधनों की खोज से है। शिक्षा तकनीक के नवीन साधनों की खोज से दोस्तों, ठीक है ना। गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी होता है तो सूझ होती है। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त
करना ही अधिगम है। इसका संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? तो ये संरचनावाद नहीं करता है। दूसरा, ठीक है ना। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता, संरचनावाद नहीं करता, जबकि व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और गेस्टाल्टवाद करता है, ठीक है ना। आगे देखिए, संबंध या साहचर्यवाद के सिद्धांत में कौन सा बंध संबंधित है? तो आपके इसके अंदर उद्दीपक प्रत्युत्तर संबंध है। अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अधिगम का साहचर्य व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसके अंदर आपके थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और हल का पुनर्बल सिद्धांत आ जाता है। और अधिगम के ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत आता है। इसके अंदर कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आता है, कुर्तलेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत आता है, और गेन्ने या बांडुरा का सिद्धांत आता है, टोलेमेन का साइन सिद्धांत आता है। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो आपका व्यवहारवाद देता है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही थी? तो आपके व्यवहारवाद ने कही थी। एक व्यक्ति के मनोविज्ञान एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका है? तो आपका IS साहचर्यवाद का है। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित होते हैं, तो आपके व्यवहारवाद से होते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार होता है। गेस्टाल्ट के प्रतिपादक हैं तो आपके वर्दीमर है। गेस्टाल्ट का जन्मदाता मैक्स वर्दीमर माना जाए। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे तो गेस्टाल्टवादी थे। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था उन्होंने, वर्दीमन, कोहलर, कोफ का। गेस्टाल्टवादी के अनुसार व्यक्ति जिस वस्तु को देखता है समग्रता के आधार पर देखता है, ठोस, ठीक है ना। कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? तो आपका टिचनर नहीं है, जबकि JS एंजिल है, जॉन डीवी है, विलियम जेम्स है, ये प्रकार्यवाद संबंधित है, जबकि टिचनर नहीं है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक नियतार्थ होता है, तो बालकों विद्यार्थियों को समझना होता है। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है तो आपका चेतन पर दिया जाता है। कॉलम 1 मनोविज्ञान के स्कूल है और कॉलम 2 के अंदर मनोविज्ञान के नाम है, तो सम्मिलित करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड है। व्यवहारवाद JB आपका व्यवहारवाद के अंदर दोस्तों आपका आएगा CL हल आएगा। गेस्टाल्टवाद आपका मैक्स वर्दीमर आ जाएंगे, और निम्नलिखितवाद आपका ले वाइगोस्ट का आ जाएगा, ठीक है ना, ले वाइगोस्ट की। जॉन सम्मिलित एक को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जॉन डीवी आपके कृत्यवाद से हैं। टिचनर आपका संरचनावाद से हैं। कोफ का आपके गेस्टाल्टवाद से हैं, और वाटसन आपके व्यवहारवाद से हैं। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि होती है, तो ये केस स्टडी विधि होती है। कहानी कथन विधि से बालकों के विकास होता है, तो कल्पना का होता है। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो एक मानकीय विज्ञान है, ये आपका प्रकृति से संबंधित नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया, ध्यान में रखना। शिक्षा जो मनोविज्ञान है एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है और धनात्मक विज्ञान है, जबकि मानकीय यानी कि नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।